ऑर्गेनिजम्स है ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो भाई उसमें कुछ लोगों ने बोला कि ये स्पॉन्टेनियस आते हैं, कुछ ने बोला कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस आते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कुछ जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, जो कि तुम लोग को याद होगा, नीथन स्पेंजनी सब ने ये मतलब शो करने की कोशिश की कि अगर हम किसी फ्लास्क में कोई ब्रोथ लेते हैं और उस ब्रोथ को हम बिल्कुल हीट कर देते हैं, यानी उसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या ऑलरेडी जो उसमें अगर एग्जिस्टिंग कुछ भी है तो उसको हम लोग किल कर देते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर हम उसको एयर से एक्सपोज करते हैं या कुछ मतलब चीज़ों को अलाउ करते हैं कि कुछ चीज़ें बाहर से अंदर आ सके या अंदर से बाहर जा सके, तो उसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप करते हैं। उसमें अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं आई थी, जो उधर जाइए। तो उसी एक्सपेरिमेंट में पास्चर का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था, जो कि उन्होंने दिया था एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। जैसे इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला गया था क्योंकि ये जो उन्होंने जो फ्लास्क यूज किया था उसका जो नेक था वो स्वान की तरह था, है ना। जैसे स्वान की जो गर्दन होती है ना वो इस टाइप की थी, ठीक है ना, ये इस टाइप की थी। तो मैम थोड़ा माइक क्लोज करके बोलिए ना, आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। अरे कितना हम करके बोले, माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, समझे, तुम्हारी तरफ से कुछ सॉरी मैम, ईयरफोन अभी नहीं है इसलिए थोड़ा आवाज थोड़ा धीरे है। का प्रॉब्लम होगा। मेरे आवाज से ज्यादा किसी का आवाज तेज भी नहीं होगा, नेटवर्क का इशू होगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ईयरफोन लगा हुआ है, फुल वॉल्यूम पे तुम्हारा माइक भी है, स्पीकर 100% है, इससे ज्यादा कहाँ पड़ा है भाई। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जब हम इस तरह के स्वान नेक वाला फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम लोग हीट अप्लाई करते हैं और उस फ्लास्क को हम थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता, यानी कि जो अंदर तुम्हारे ब्रोथ के अंदर जो भी है उसको उन्होंने हीट अप्लाई करके उसको किल कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि देखो ये इन्होंने नेक, जो इसका नेक है ना, इसको उन्होंने तोड़ दिया, है ना, रिमूव कर दिया और थोड़ी देर तक छोड़ दिया। मतलब थोड़ी देर तक क्या, 24 to 48 आवर के लिए उसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि कुछ जो है उसमें हैजी अपीयरेंस जो है वो है, बैक्टीरिया तो ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन पानी में कुछ टर्बिडिटी जैसी उनको दिख जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ग्रोथ जो है वो हुआ है ना। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि अगेन हीट किया। हीट करने के बाद इस लिक्विड, जैसे जब हीट करते थे ना तो इसमें कुछ भी नहीं आता था, ये जो हमारा नेक था ना इसमें कुछ भी नहीं आता था। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो पानी है ना ये नेक में आया और नेक जो है उसमें मतलब कि कहीं ना कहीं एयर से कुछ कांटेक्ट है, तो ये इसमें अगेन बैक्टीरियल ग्रोथ देखा गया, है ना। यही उनका जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है ना ये यही है, जिसमें कि उन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। उसका कंक्लूजन बस उन्होंने यही दिखाया कि जब हम ये देखते हैं कि किसी ब्रोथ को लेते हैं और उसको अच्छी तरह से हम हीट करते हैं और उसका कोई कांटेक्ट बाहर की दुनिया से नहीं होता है, यानी ये ब्रोथ जो है वो एज सच है, क्योंकि ये जो नेक है वो इतना लंबा है तो एयर वगैरह जैसे आएगा तो यहाँ पे सेटल होगा, है ना, या मतलब कि यहाँ पे सेटल होगा, है ना, कुछ भी मतलब वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, एयर जो है वो डायरेक्टली इसमें अप्रोच नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट हुआ, राइट। दूसरा में उन्होंने क्या किया कि नेक ही तोड़ दिया। नेक तोड़ दिया तो क्या हुआ, डायरेक्ट जो है वो एयर जो है वो इसमें आ गया, जिससे कि हैजी अपीयरेंस यानी कि उसमें कुछ ग्रोथ जो है वो दिख गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने का उनका पर्पज ये था कि वो दिखाना था कि किसी न किसी तरह से एयर के कांटेक्ट में जो यहाँ पे हमारे कुछ पार्टिकल्स आए होंगे, यहाँ पे कुछ पार्टिकल आए होंगे, उससे उन्होंने ब्रोथ को क्या किया कि कुछ कांटेक्ट करा दिया, जिससे कि अगेन उसमें हैवी अपीयरेंस आ गया। तो ये इन तीन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये दिखाया, ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एयर एंड कुछ जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो जरूरी होता है। और ये उस तरफ इंडिकेट कर रहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका जो ग्रोथ है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है माही? यस मैम। तो अब हम, हाँ बोलो। नहीं आया आवाज तुम्हारा।
आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। ग्रेविटी का कोई रोल है? किसका? आवाज ही तुम्हारा नहीं आया ढंग से। किसका क्या रोल है? चैट में क्वेश्चन पूछो, किसका क्वेश्चन था? मैम हम ये बोल रहे हैं कि इसमें डस्ट पार्टिकल और ग्रेविटी का कोई रोल है क्या? डस्ट पार्टिकल और ग्रेविटी ग्रेविटी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, और डस्ट पार्टिकल का भी इसमें कोई रोल नहीं है। डस्ट पार्टिकल नहीं, जो डस्ट के साथ, मतलब कहने का मतलब कि जो एयर के साथ जो किसी तरह का ऑर्गेनिज्म, डस्ट से और ग्रेविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? मैम एक और मैम, बोलो। फ्लैंजी ने डिसप्रूव किया था और लुइस पास्चर ने भी डिसप्रूव किया था, राइट। हाँ, ये देखो तुम्हारे जब नोट्स तो फिर पढ़ोगे इसमें ना, हाँ देखो तो इसमें लोग बात की तो मैम सुनो, यहाँ पे जब तुम मेरा नोट्स पढ़ोगे ना, देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस ने क्या किया कि पुट ब्रोथ इन अ फ्लास्क, उसको सील्ड किया एंड उसको बॉईल किया, राइट। उसमें किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं किया, है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से सील्ड था। अब जो स्प्लेंजेनी है, उन्होंने डिस्प्रूव नहीं किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं आते हैं। इन्होंने जस्ट प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए एयर जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर कट दिया हुआ है, राइट। लेकिन जो हमारे लुइस पास्चर थे, उन्होंने डिस्प्रूव किया था, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना। ये सारा तुम्हारा डिटेल में यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि मीट ब्रोथ को फ्लाई किया, है ना, यहाँ पे। अच्छा, तुमने जो ये ग्रेविटी की बात उठाई, ये ग्रेविटी हैज caused the microbial cell that caused the microbial cell that had entered the first the low point in the, हाँ मतलब इसमें ग्रेविटी का एज सच इसमें रोल है। ग्रेविटी तो हर चीज को तुम्हारा क्या करेगा, मतलब कि डाउन में उसको सेटल करेगा, है ना। तो बस यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है कि cause the microbial cell that had entered the flask to settle at the low point of the neck, मतलब कि नेक के लो पॉइंट पे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेटल हो गया, वहाँ पे जो माइक्रोबियल सेल है वो सेटल हो गया, और जब वहाँ से एयर, जब उसके नेक के थ्रू एयर आया तो वो अपना ग्रोथ जो है वो दिखा रहा है ना। They never reached the growth in the base until they were burst into. Thus, Pasteur convinced the scientific world that spontaneous generation of microorganism does not occur even in the presence of air. उसमें सिर्फ एयर के प्रेजेंस से नहीं होता है ना। अगर एयर के प्रेजेंस में होता, सिर्फ एयर के प्रेजेंस में होता, है ना, तो अगर इसमें तुम कुछ नहीं भी रखते तो ग्रोथ हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ एयर ही नहीं, उसके लिए तुम्हें कुछ माइक्रो, उसके लिए तुम्हें कुछ मतलब कि चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए, है ना। प्रेजेंट सिंपल बट एलिगेंट इसमें ग्राउंडेड माइक्रोवेलेंस प्रोबेबली द फेमस कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है ना। इन्होंने ये प्रूव किया कि नॉट ओनली एयर, बल्कि जो तुम्हारा ब्रोथ है ना, ब्रोथ का भी रोल है। यानी ब्रोथ मतलब क्या, कि उसमें तुमने कुछ न्यूट्रिशन डाला हुआ है, उसमें तुमने कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है। तो किसी लाइफ के जनरेशन के लिए सिर्फ एयर ही नहीं जरूरी होता है, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक थिंग्स है, जो न्यूट्रिशन है, वो भी तुम्हारा जरूरत है ना। जबकि स्प्लिंजेनियन ने क्या किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एयर से आते हैं, है ना। कहीं पे भी तुम एयर रख दोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएंगे बिना लिक्विड के, या बिना, जैसे एयर वगैरह में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मतलब कि फ्लोट करते हैं, है ना, वो भी उनके लिए भी कोई ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पे पास्चर ने ये प्रूव किया कि नॉट ओनली एयर, कुछ जो हमारे ब्रोथ में कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि यहाँ पे जब तुम किल कर देते हो तो किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है,
यहाँ पे भी तुम किल करते हो, और यहाँ पे नेक जब ब्रोक कर देते हो तब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, और या तो तुम टिल्ट करते हो तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। तो इसका मतलब कि ये लिक्विड एंड एज वेल एज एयर दोनों ही जरूरी है, और इस लिक्विड में कुछ प्री एग्जिस्टिंग स्पोर्स हैं, कुछ ऐसा कुछ है जिसको कि तुमने हीट तो दे दिया था तो वो मर गए थे, बट स्टिल कुछ स्पोर्स जो कि सरवाइव किए होंगे, वही स्पोर्स जो है वो एयर के कांटेक्ट में आके यहाँ पे मतलब कि वो नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, मतलब इस चीज से ये एक बिल्कुल क्लोज एक बन जाता है कि लाइफ जो है वो बिगेट्स लाइफ, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी अगर है तो वो किसी चीज से, किसी जिंदा चीज से ही उसकी ओरिजिनेशन होती है। वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, और वो बायोजेनेसिस थ्योरी है, यानी कि बायोलॉजिकल थिंग से ही किसी चीज की उत्पत्ति होती है। इस चीज को मतलब कि पाश्चर ने इस स्वान के एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। क्लियर है अब? यस मैम। तो अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्टॉप करते हैं शेयर। अब आ जाओ पाश्चर के बाद। अच्छा, इसी में तुम्हारा जो नोट्स है उसमें तुम्हारा एक है तुम्हारा, चलो पहले हम ज्यादा अच्छा से तुम्हें समझ में आएगा, तो दिया ही हुआ है। देखो ये तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा पाश्चर का एक्सपेरिमेंट है ना, और पाश्चर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे पहला तो दिखा दिया कि जो लाइफ है it does not require, it does not only require air but also तुम्हारा organic growth है ना। that means कि already existing organisms with air can create life। ये पाश्चर एक्सपेरिमेंट से यही होता है, यही प्रूव होता है, और इस तरह से उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ है उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया था। जो अनदर एक्सपेरिमेंट है जिसको कि हम दिखा चुके, फर्मेंटेशन को उन्होंने टर्म फर्मेंटेशन लाया था, और उस फर्मेंटेशन को उन्होंने कैसे मतलब किया था, ग्रेप को उन्होंने ऐसे मतलब क्रश करके छोड़ दिया था, और कुछ दिन के बाद उसमें देखा था कि कुछ उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको उन्हें मीडिया पे जब ग्रो कराया था तो कुछ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें दिखे थे। तो टर्म फर्मेंटेशन एंड फिर जो तुम्हारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, उस टर्म को भी पाश्चर ने ही दिया था। इसी तरह पाश्चर ने कई मतलब कि जो डिजीज है उसके बारे में पता लगाया था, और जैसे इन्होंने मतलब कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी, ये भी एक इनका बहुत ही, आज जो हम लोग वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पाश्चर ने ही डेवलप किया था। और उसको कैसे डेवलप किया था, जैसे उस टाइम क्या होता था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उस टाइम जैसे कोलेरा ये सब वगैरह जो है वो डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फैल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि पाश्चर ने जो कॉलेरा नामक जो जैसे विब्रियो कॉलरी, तो कॉलेरा का जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो विब्रियो कॉलरी है ना, वो बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कॉलेरा वहाँ पे फैला हुआ था, जिस पर्सन में कॉलेरा था उसका उसके सैंपल से कुछ उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल के और उसको थोड़ा सा एटीन्यूटेड कर दिया। एटीन्यूटेड मीन्स उसको निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने के बाद उसको उन्होंने पोल्ट्री में इंजेक्ट कर दिया, है ना। तो अब इन्होंने देखा कि जब पोल्ट्री में इंजेक्ट किया तो वो जो पोल्ट्री है ना वो कई वायरुलेंट, मतलब कि कई जो वायरुलेंट स्ट्रेन्स है, कई जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है, उससे हमारा जो चिकन और पोल्ट्री है वो बचा रहा। तो इस तरह से उन्होंने एक टर्म आजाद किया, क्रॉस प्रोटेक्शन, मतलब कि तुम कोई और ऑर्गेनिज्म दे रहे हो और उस ऑर्गेनिज्म से हमें कई तरह की डिजीज से प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहीं पे उसी को उन्होंने वैक्सीनेशन कहा। आज जो हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन कराते हैं वो भी क्या है कि हमारे पास जो वैक्सीन है कोविड या कोवैक्सीन का जो है, उसमें क्या करता है कि जो वायरस है, ओरिजिनल वायरस जो है, उसी का क्या करता है कि आरएनए को लेके उसको निष्क्रिय करके उस आरएनए को इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारे बॉडी में, है ना। और वो आरएनए जो है वो जाता है हमारे इम्यून को, जो हमारा एंटीबॉडीज है उसको ट्रिगर करता है, और फिर हमारे मतलब इतना ज्यादा एंटीबॉडीज बना देता है कि जब कभी भी फ्यूचर में मतलब कि कोरोना हम पे अटैक करता है या अभी भी जब अटैक कर रहा है, तो ये वैक्सीन जो है, ये एंटीबॉडीज जो है उससे लड़ता है और हमारा जो सिम्टम है वो माइल्ड कर देता है।
है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये पास्चर के ही एक्सपेरिमेंट से आया। तो उन्होंने मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए, देखो इसको मैंने अपने नोट्स में पूरी अच्छी तरह से लिखा है कि देखो उनका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। पहला तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है उसको उन्होंने डिस्प्रूव किया। फिर उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को उन्होंने डिस्कवर किया, है ना। और ईस्ट को भी तुम्हारा ईस्ट को आइडेंटिफाई किया, लैक्टिक एसिड को आइडेंटिफाई किया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, है ना। इन्होंने ये भी प्रेजेंस ये भी प्रूव किया कि मतलब कि एयर जो है, एयर में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने टर्म दिया एरोब्स एंड एनारोब्स, है ना। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको एयर की जरूरत होती है अपने लाइफ अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए उसको उन्होंने एरोब्स कहा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनको जिनको सर्वाइबिलिटी के लिए एयर नहीं चाहिए उनको एनारोब्स कहा। उन्होंने टर्म पास्चुराइजेशन भी दिया। टर्म पास्चुराइजेशन जो आज हमारा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि हम अगर किसी भी चीज को 65 और 63.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम 15 मिनट तक अगर हम उसको हीट करते हैं तो उससे जितने भी उसमें एग्जिस्टिंग जो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म हो जाते हैं। और स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि और भी ज्यादा हीट करते हैं जिससे कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये दो टर्म पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन तो तुम लोग नाम से याद कर लोगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में तुम्हारा आ जाएगा कि टर्म स्टरलाइजेशन वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था? पास्चर ने दिया था। इन्होंने टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन ये टर्म भी उन्होंने कॉइन किया था। इन्होंने फर्स्ट रेबीज और एंथ्रैक्स वैक्सीन जो है वो इन्होंने डेवलप किया था उसी क्रॉस प्रोटेक्शन से। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ये देखो ये जो तुम्हारा पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन है मैंने एक जगह अपने नोट्स में लाया हुआ है, ये मेरे किताब में भी तुमको मिल जाएगा। और अगर तुम्हें पास्चर का कंट्रीब्यूशन चाहे 5 मार्क्स में स्प्लिट करके आए तो या 2 मार्क्स में स्प्लिट करके आए तो तुम्हारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको तुम लोग आराम से लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट था जो जेनर था, है ना। अब ये जो जेनर है ये भी तुम्हारा क्या किया था कि वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को उसने मतलब कि उसका डिस्कवरी किया था, एडवर्ड जेनर जो है। और ये जो मतलब कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर मान लिया जाए कि हम किसी मतलब कि और जैसे इसमें एक कहा था कि इफ यू वांट टू मैरी अ वुमन who will never be suckered by the pox, marry a milkmaid। मतलब कि इसलिए क्योंकि उस टाइम जो मिल्कमैन थे मतलब कि जो दूध वो जो दूधने वाले जो जिनको कि ग्वाला कहा जाता है उनमें एक डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा उसमें आ रही थी, स्मॉल पॉक्स उनमें बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो वो क्या करते थे कि इन्होंने कैसे डेवलप किया, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का वायरस लिया, उसको एटेन्यूएट किया और उसको उन्होंने जैसे देखो उसको उन्होंने इंजेक्ट किया 8 साल के बच्चे जिसका नाम था फिलिप। और वो जो फिलिप था वो उसमें माइल्ड फीवर एंड पॉक्स लेजन जो है वो भी डेवलप किया था डिजीज में, लेकिन वो जो आदमी मतलब वो जो बच्चा था वो कुछ दिनों में रिकवर हो गया था। मतलब देखो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से उन्होंने काउ पॉक्स वैक्सीन का क्रॉस प्रोटेक्शन लिया, समझ गए ना। मतलब जस्ट लाइक दैट कि अगर जैसे कुछ ऐसा आज भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाए या कुछ ऐसा आज भी हमारे पास कुछ हो जाए कि भाई कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए किसी और वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाए, जो कि अभी हो रहा है जनरली। जो हम लोगों में एडोनो वायरस को किया जाता है, जो बहुत सारा जो वैक्सीन है जैसे तुम अभी पढ़े होगे कि अमेरिका भी कोई वैक्सीन जैसे फाइजर कंपनी जो है वो अमेरिकन कंपनी है वो की एक वैक्सीन बना रहा है, जैसे स्पुतनिक है वो भी तुम्हारा रशियन कंपनी है जो कि तुम्हारा वैक्सीन बना रहा है कोरोना के अगेंस्ट। तो हमारे इंडिया में जो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड है उसमें क्या किया जाता है कि ओरिजिनल वायरस लिया जाता है, उस ओरिजिनल वायरस के आरएनए को इंजेक्ट किया जाता है। जबकि ये सारी जो कंपनी है जो स्पुतनिक है या तुम्हारा फाइजर है ये लोग क्या करता है कि उसी वायरस से मिलता जुलता, है ना, जैसे एडेनो वायरस का जो कैरेक्टर है वो कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा मिलता है। एडेनो वायरस के ऊपर भी मतलब उसके सेल के ऊपर भी स्पाइक लगे रहते हैं जस्ट लाइक कोरोना वायरस, है ना। तो जब ये एडेनो वायरस का एटेन्यूएटेड फॉर्म हमारे बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज को लगता है कि ये कोरोना वायरस है और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो सेम थिंग ये चीज तो आज हम लोग इतना डेवलप हो गए, साइंस हमारा इतना डेवलप हो गया, पहले इतना नहीं डेवलप था। पहले क्या था कि स्मॉल पॉक्स नामक आया और स्मॉल पॉक्स से लोग जो है वो मरने लगे थे। अब हमारे पास देखो स्मॉल पॉक्स कितना सिंपल डिजीज हो गया है ना। और लाइफ में बोला जाता है कि सबको एक बार स्मॉल पॉक्स जो है वो होता ही होता है, क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स जब होता है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है और फिर उस पर्सन
पर्सन को दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो उस स्मॉल पॉक्स का जो वायरल है, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, उसको उन्होंने एटेन्यूएट करके एक 8 साल के बच्चे जिसका नाम जेम्स फिलिप था उसको डाला, है ना। अब वो जेम्स फिलिप जो है वो नॉट ओनली एक स्मॉल पॉक्स, उसके साथ साथ कई तरह के जैसे जिसमें कि काउ पॉक्स भी था, है ना। काउ पॉक्स नामक डिजीज से भी उस बच्चे का प्रोटेक्शन हुआ था। हालांकि उसको शुरुआती में कुछ क्या हुआ था, फीवर आया था। जैसे अभी तुम लोग जैसे 18 ईयर के प्लस में हो तो तुम लोगों को वायरस जो अभी जो है वो कोरोना का वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो तुम लोग ये फील करोगे कि सभी में नहीं, जरूरी नहीं कि सब में फीवर है, लेकिन कुछ लोगों में हल्का फीवर जो है वो डेवलप करेगा। वो इसलिए कि हमारे बॉडी में जैसे ही कुछ नया चीज जाता है हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप करता है, और उस एंटीबॉडीज के कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर रेज कर देता है हमारे बॉडी का, ताकि मतलब कि सारे जो है मतलब कि जो भी बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए वो उनको मारने में वो भी वैसे भी टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। जब लड़ाई अंदर चल रही हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उस वायरस के अगेंस्ट ढेर सारा एंटीबॉडीज बन जाएगा, जो भी वायरस हमारे अंदर गया है उसको वो सील करके और उसको खत्म कर देता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। सो ये जो पास्चर ने भी कुछ क्रॉस प्रोटेक्शन का, कुछ क्रॉस वैक्सीनेशन का टर्म लाया था, उन्होंने टर्म ही दे दिया था वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। फिर जेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया क्रॉस प्रोटेक्शन, अगेन स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन देके और काउ पॉक्स से उन्होंने क्रॉस प्रोटेक्शन दिखाया था। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट पे मतलब कि इन दोनों का एक्सपेरिमेंट मिला के रॉबर्ट कॉच, जिसको कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट आदमी था, उन्होंने क्या किया कि भाई 2-3 का एक्सपेरिमेंट देखा कि भाई कुछ है और दिमाग में कुछ ऐसा सोचा, और उन्होंने क्या किया कि एक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज नामक एक कॉन्सेप्ट दे दिया, जो कि वैसे तो बोला जाता है कि ये ओरिजिन हमारा पास्चर ने शुरू किया था। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पास्चर ने शुरू किया था, लेकिन क्योंकि इसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाया था, इसीलिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का नाम जो है, जर्म थ्योरी का जो नेम है वो कॉच के साथ जुड़ जाता है। सो रॉबर्ट कॉक ने इन्हीं दो एक्सपेरिमेंट पे, जेनर एंड पास्चर के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होके उन्होंने एक थ्योरी दे दिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, है ना। अब देखो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आखिर है क्या, इन्होंने क्या मतलब किया उसमें। जैसे जैसे उस टाइम भी बहुत सारी बीमारियां आ रही थी, जैसे अभी भी आ ही रही है बीमारी। ये जो बीमारी का चलना और नए स्ट्रेन का जो डेवलपमेंट है, ये हमारे कई पीढ़ियों से आता चला जा रहा है, बट साइंस भी है जो वो फाइट करता रहा और हर डिजीज से मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करता रहा। उसी तरह जो कॉक है, उन्होंने इसको कैसे लिया, उन्होंने क्या किया कि जो आदमी बीमार था, है ना, जैसे किसी को कुछ हो गया, मान लीजिए स्मॉल पॉक्स हो गया, उस बीमार आदमी से किस का सैंपल लिया और उस सैंपल से उन्होंने क्या किया, उसकी प्लेटिंग एंड कोडिंग कर दी। जैसे तुम लोग लैब में मीडिया बनाते हैं, उन्होंने कुछ मीडिया बनाया, मीडिया पे क्या किया कि उस बीमार आदमी से इनोकुलम लिया और मीडिया पे ग्रो करा दिया। तो उन्होंने देखा कि जो प्लेट है उस पर कुछ ग्रोथ आया, राइट। तो अब क्या किया कि जब ग्रोथ आ गया तो उसका एक उससे क्या किया, इनोकुलेटिंग लेडर लिया और वो जो ग्रोथ जैसे कुछ दिखा, मतलब कि गमी जैसा कॉलोनी दिखा, उसे टच करा के और उसका मतलब कि लिक्विड जैसा इंजेक्शन बना के और उसको क्या किया कि हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर दिया। अब वो जो हेल्दी पर्सन है उसका ऑब्वियसली सिम्टम सेम होगा, मतलब जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम ही लोग जैसे बाहर जा रहे हैं और कोरोना वायरस किसी को हुआ पड़ा है, तो हम लोग जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जैसा ही सिम्टम आता है ना, हमें भी भाई फीवर होता है ना, बॉडी एक होता है, ये सब ये सेम सिम्टम आता है। अब क्या किया कि जब उन्होंने हेल्दी पर्सन में उसको इंजेक्ट किया तो हेल्दी पर्सन को भी सेम डिजीज हो गया। अब क्या किया कि उस जो सेकंड पर्सन है उससे उन्होंने सैंपल निकाला और सैंपल निकाल के फिर उसको क्या किया कि प्लेट करके उसका ग्रोथ देखा। तो जो पहले जो पर्सन था और जो दूसरा जो पर्सन था, उन दोनों का ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर था। तो उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला, एक थ्योरी दिया कि हर डिजीज से रिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कोई भी जो डिजीज है वो बिना ऑर्गेनिज्म के नहीं होगा, हर डिजीज के पीछे कोई ना कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा। उस ऑर्गेनिज्म को, ज्यादातर कह लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। ये तुम्हारा थ्योरी नंबर 2 हुआ। पहला कि ईच एंड एवरी डिजीज इज एसोसिएटेड विद अ microorganism, that microorganism can be grown on a culture media, उसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। when this culture is injected into a healthy person, same symptom will be developed as the first person
अब जब तुम उस ग्रोथ कराने के बाद जब तुम उसको इंजेक्ट करोगे वो सेम सिम्टम देगा. When the sample will be when the microorganism will be isolated from that sample, that can also be grown on a culture media, है ना. अगर हम जो दूसरे पर्सन से अगर उसका हम लोग कल्चर डेवलप करेंगे तो वो उसको हम लोग कल्चर मीडिया पे डेवलप कर सकते हैं और जिसका कैरेक्टर दैट हैव द सेम कैरेक्टर दैट हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट कल्चर. सो इस थ्योरी को उन्होंने क्या कहा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया, है ना. देखो इन्होंने कहा वाई वर्किंग विद द एंथ्रैक्स डिजीज, ये भी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज, जैसे एंथ्रैक्स पे काम कर रहे थे पास्चर ने और उसी एंथ्रैक्स को लेकर रॉबर्ट कोच ने एक्सपेरिमेंट किया. While working with the anthrax disease of animal, he postulated that the microbes can be isolated from a diseased person, which can cause same disease in a healthy person. First theory हो गया. He developed postulate named as Spock postulate, according to which a specific microorganism is responsible for cause of a specific disease. theory तुम्हारा first हो गया. He developed the technique of pure culture. उन्होंने उसका कल्चर मैंने प्योर कल्चर टेक्निक भी डेवलप किया ताकि वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर सके. He discovered the bacterium and their developmental process that cause anthrax in cattle. Since he isolated and identified many bacteria, therefore he is regarded as the first true bacteriologist. तुम लोग को याद करना होगा कि लिविन हॉक जो थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. जो तुम्हारा लुइस पास्चर थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, उनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. एंड रॉबर्ट कोच जिनको कि फर्स्ट ट्रू बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोला जाता है. तो अब ये तुम लोग ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है. फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट पूछा जा रहा है, तुम्हारा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट पूछा जा रहा है, या फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट पूछा जा रहा है, या फर्स्ट ट्रू बैक्टीरियोलॉजिस्ट पूछा जा रहा है. तो ये तीनों जो है रॉबर्ट कोच को हम लोग फर्स्ट ट्रू बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो लुइस पास्चर है उनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, एंड ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो मतलब कि इनको हम लोग फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया, ऐसा एक डेवलपमेंट किया जिसके आधार पे कई तरह के दवाइयाँ कई तरह के केमिकल का इजाद हुआ, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, एंड फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी भी बोला जाता है. ठीक है ना. देखो इन्होंने कई तरह के उन्होंने बैसिलस एंड तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स को. अब देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है पोस्टुलेट, है ना. ये देखो यही रॉबर्ट कोच थे और इन्होंने दिया द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन एबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ही बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म. देखो ये यहाँ पे तो तुम्हें छोटा है, तुम्हारे नोट्स में अच्छे से दिखेगा ये, है ना. जब उसका प्रिंट लोगे तो अच्छे से दिखेगा, या लाइब्रेरी में बुक है मेरा उसको भी देखना, तुम्हें मिल जाएगा ये. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो तुम्हारा जो डिजीज पर्सन है, जैसे ये ना माइस मर गया है ना, इसका जब सैंपल लिया गया तो देखो कितने तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलते हैं. अब उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या किया कि उन्होंने कल्चर मीडिया पे ऐसे ग्रो करा दिया, स्ट्रिक करा के ग्रो करा दिया. ग्रो कराने के बाद इसका एक लिया इन्होंने सैंपल लिया और फिर क्या किया, हेल्दी माइस में इनोकुलेट कर दिया. ये हेल्दी माइस जो है वो मर गया. अब इस हेल्दी माइस से अगेन जब इन्होंने आइसोलेट किया तो सेम तरह जैसा जिस तरह से ऐसा इस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म आया उसी तरह का यहाँ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आया, है ना. तो अब जबकि हेल्दी का जब लिया गया, ये तो तुम्हारा डिजीज था, ये हेल्दी था. हेल्दी में तुम्हारा ये रेड ब्लड सेल है, इसमें किसी तरह का कोई पैथोजन नहीं है, इसके ब्लड में किसी तरह का कोई पैथोजन नहीं प्रेजेंट है ना. लेकिन जो तुम्हारा डिजीज था वो उसमें तुम्हारा इस तरह का जो सेल्स है वो मिला और यही 4 एक्सपेरिमेंट जो है उनका पोस्टुलेट दिलाया गया और यही तुम्हारा 4 पोस्टुलेट है. द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर. द कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज and when introduced into a healthy organism, the microorganism must be re-isolated from the inoculated disease experimental host and identified as being identical to the original specific positive organism. है ना. अब इसका मतलब समझ में तुम लोग को आ गया ना कि भाई जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म, हर डिजीज से एक माइक्रोऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग कल्चर मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं. जब उस कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म का हम लोग सैंपल इनोकुलेट करते हैं हेल्दी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें सेम तरह का सिम्टम होता है, यानी यहाँ भी मरा यहाँ भी मर जाएगा. अब इससे जब हम लोग सैंपल आइसोलेट करते हैं तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म था वैसा ही यहाँ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया गया. सो एवरी डिजीज इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म. दैट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट.
समझ में आया बात? यस मैम। है ना? यस मैम। क्लियर है ना? ये जब जहाँ भी Yes, ma'am. कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो नोट्स तुम्हारे सामने है, उस नोट्स को थोड़ा पढ़ लिया करो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है ना? ये मेरा खुद का, इसको बुक के फॉर्म में भी मैंने डाला हुआ, जो कि लाइब्रेरी में तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी के नाम से है, सोनिया कुमारी, डॉक्टर सोनिया कुमारी के नाम से है। उसको भी तुम लोग पढ़ना। मैंने एक कॉपी दी हुई है, अभी तुम लोग अगर उसको ज्यादा लाइक करोगे तो उसको ऑर्डर करके मंगवा देंगे, राइट? ठीक है ना? लेकिन वो जो नोट्स है ना, ये तुम्हारा नेट पे डाला हुआ है, ये जो तुम देख रहे हो सेम चीज है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि किताब नहीं हम ले पा रहे, लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे, तो इसका तुम लोग प्रिंट निकाल के इसको पढ़ो, इसमें सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है ना? यस मैम। है ना? अब तुम लोग का क्लास है, क्या करें, आगे बढ़े या मैम क्या बोलो? मैम एक क्लास और ले लीजिएगा बाद में मैम। हाँ, कल तो फिर एक क्लास है ही। यस मैम, तो क्लास है मैम अभी। एक्चुअली हमको पता ही नहीं था कि वो 1:30 बजे क्लास ले लेंगे। हम तो 2 क्लास लेने के लिए इसलिए सोचे थे कि हम 12:30 वाले लेंगे तो तुम लोग एकदम फ्री रहोगे। कोई बात नहीं, फिर कल ले लेंगे, ठीक है ना? ओके मैम। ज्यादा मैम ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ यस मैम। नोट्स नोट्स तो ये सबको notes भेजा है। हुआ है, नोट्स सबको भेजा हुआ है। मैम हम जो नोट्स डाउनलोड किए हैं ना वो वो थोड़ा दूसरा है मैम। हम भेज देंगे। यस मैम। दूसरा नहीं है, जो तुम लोग बासु से डाउनलोड किए होगे ना। यस मैम। नो नो मैम, आप स्टार्टिंग में ना ये वर्ड आपके वाला दिए भी थे मैम। भेजी थी, और दोबारा जब आपको परसों जो पिछला क्लास ली थी उसमें आप दूसरा अपना पीपीटी भी भेजी थी, दोनों भेजा हुआ है। अच्छा, तो सबको कि जिसको नहीं मिला वो तुम लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो हम फिर कर देंगे। मैम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये तो एक चैप्टर, चलो हम तुम लोग को देखते हैं, पूरा हम एक बार और भेज देते हैं, ठीक है ना? यस। चलो। अटेंडेंस भेज देना। चलो, तुम क्लास लगा लो दूसरा।